ईरान, ये नाम सुनते ही दिमाग में क्या आता है? शायद आज की खबरें हैं ना। लेकिन सोचिए, अगर ये सुर्खियां 4000 साल पुरानी एक बहुत बड़ी कहानी का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा हो तो? आज हम लोग खबरों से आगे बढ़कर एक ऐसी कहानी में उतरेंगे जो किसी एक देश की नहीं बल्कि एक अमर सभ्यता की कहानी है। कुछ समय पहले एक बयान ने पूरी दुनिया को चौंका दिया था। ये सिर्फ एक राजनीतिक धमकी नहीं थी, ये एक ऐसी विरासत पर सीधा हमला था जो हजारों सालों से न जाने कितनी चुनौतियों को झेलती आई है। तो यही सवाल मन में आता है, क्या वाकई एक सभ्यता को खत्म किया जा सकता है? खासतौर पर एक ऐसी सभ्यता जिसने अपनी आंखों के सामने न जाने कितने साम्राज्यों को बनते और बिखरते देखा हो। चलिए इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए इतिहास के पन्नों को पलट कर देखते हैं। तो ये कहानी किसी एक राजा या किसी एक घटना की नहीं है। ये कहानी है लचीलेपन की, बार बार उठ खड़े होने की। एक ऐसी सभ्यता की जिसने हर बार खुद को एक नए अंदाज में ढाला है। अच्छा, इस लंबे चौड़े इतिहास को आसानी से समझने के लिए हम इसे 3 बड़े हिस्सों में देख सकते हैं। पहला, पूर्व इस्लामिक दौर यानी महान साम्राज्यों का जमाना। दूसरा, इस्लामी दौर जहां एक नई संस्कृति का संगम हुआ। और तीसरा, आधुनिक दौर जिसमें क्रांति और बड़े बदलाव हुए। चलिए अपनी यात्रा शुरू करते हैं उस जमाने से जब ईरान दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर बनने जा रहा था। और इस कहानी का हीरो कौन था? एक ही नाम है, साइरस द ग्रेट। जरा सोचिए, आज से लगभग 4000 साल पहले का वक्त। ज़ैग्रोस के ऊंचे ऊंचे पहाड़ और उन्हीं के बीच मध्य एशिया से आए कुछ कबीले मैदी और पारसी अपनी नई बस्तियां बसा रहे हैं। उन्हें शायद अंदाजा भी नहीं था कि वो जिस जमीन पर कदम रख रहे हैं वहां दुनिया की एक सबसे महान सभ्यता की बुनियाद पड़ रही थी। और फिर 550 ईसा पूर्व के आसपास इतिहास ने एक जबरदस्त मोड़ लिया। एक ऐसा मोड़ जिसने दुनिया का नक्शा ही बदल डाला। साइरस द ग्रेट नाम के एक लीडर ने इन अलग थलग पड़े कबीलों को एक साथ जोड़ा और खड़ा किया पहला फारसी साम्राज्य, जिसे हम हखामनी साम्राज्य के नाम से जानते हैं। और देखिए, ये कोई छोटा मोटा राज नहीं था। ये उस वक्त का दुनिया का सबसे बड़ा साम्राज्य था जो 3 महाद्वीपों यूरोप, एशिया और अफ्रीका तक फैला हुआ था। जरा सोचिए, उस जमाने में जब न कोई ईमेल था न फोन, इतने बड़े साम्राज्य को चलाया कैसे जाता होगा? फारसियों ने इसका हल निकाला, दुनिया की पहली डाक सेवा बनाकर। ये उस वक्त की इंजीनियरिंग का एक जीता जागता कमाल था। लेकिन जो बात सबसे हैरान करने वाली है वो ये है कि उस जमाने में जब हर राजा क्रूरता से जीत हासिल करता था, साइरस ने एक बिल्कुल अलग रास्ता चुना, सहिष्णुता का। वो लोगों को अपनी भाषा बोलने और अपने धर्म को मानने की आज़ादी देते थे। और ये सिर्फ दया दिखाना नहीं था, ये एक बहुत ही स्मार्ट रणनीति थी, इतने बड़े और अलग अलग संस्कृतियों वाले साम्राज्य पर शांति से राज करने की। इस महान साम्राज्य की शान का सबसे बड़ा सबूत था पर्सेपोलिस शहर। ये सिर्फ एक राजधानी नहीं थी, ये फारसी ताकत और संस्कृति का दिल था, एक चमकता हुआ नगीना जिसे बाद में सिकंदर महान ने तबाह कर दिया। वो एक ऐसा झटका था जिसकी गूंज सदियों तक सुनाई देती रही। लेकिन हखामनी साम्राज्य के खत्म होने से फारस की कहानी खत्म नहीं हुई। नहीं, बल्कि अब एक नया चैप्टर शुरू हुआ। एक ऐसा चैप्टर जिसमें फारस दुनिया की दूसरी बड़ी ताकत रोम के सबसे बड़े दुश्मन के तौर पर सामने आया। सिकंदर के जाने के बाद मैदान में उतरे पार्थियन। ये लोग घुड़सवारी और तीरंदाजी के उस्ताद थे। इनका एक खास तरीका था लड़ने का, जिसे पार्थियन शॉट कहते हैं। इसमें ये लोग पहले भागने का नाटक करते और जैसे ही दुश्मन पीछा करने लगता, ये घोड़े पर बैठे बैठे घूमकर तीरों की बारिश कर देते। एक ऐसी चाल जिससे बड़े बड़े दुश्मन खौफ खाते थे। और ये कोई 2-4 साल की बात नहीं थी। पार्थियन राजवंश ने ईरान पर लगभग 500 साल तक राज किया। सोचिए, 500 साल! ये ईरानी इतिहास के सबसे लंबे शासनकाल में से एक है। इनकी सबसे बड़ी जीत थी कैरे की लड़ाई। ये सैन्य इतिहास का एक शानदार पन्ना है। सोचिए, एक तरफ रोम की विशाल सेना और दूसरी तरफ मुट्ठी भर फुर्तीले पार्थियन घुड़सवार। और नतीजा, पार्थियों ने उस बड़ी सेना को सिर्फ हराया नहीं बल्कि तहस नहस कर दिया। इस जीत ने पूरी दुनिया में सनसनी मचा दी थी।
पार्थियनों के बाद आए सासानी। ये इस्लाम के आने से पहले का आखिरी महान फारसी साम्राज्य था। और ये लोग सिर्फ लड़ाके नहीं थे, ये कला के भी बहुत बड़े पारखी थे। इनके शानदार महल, इनकी कारीगरी और इनके बनाए खूबसूरत कालीन, इनकी ये विरासत आज भी दुनिया भर की कला पर अपनी छाप छोड़ती है। फिर आई 7वीं शताब्दी। अरब से इस्लाम का उदय हुआ और इस एक घटना ने ईरान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया का नक्शा हमेशा के लिए बदल दिया। चलिए देखते हैं कि ये सब कैसे हुआ। अरब की जीत फारसी दुनिया के लिए यकीनन एक बहुत बड़ा सदमा थी, लेकिन ये फारसी संस्कृति का अंत बिल्कुल नहीं था। असल में ये एक नए दौर की शुरुआत थी, एक ऐसा दौर जहां दो संस्कृतियां आपस में मिल रही थीं। और यहीं पर फारसी इतिहास की सबसे कमाल की बात सामने आती है। वो हारे जरूर थे, लेकिन उन्होंने अपने विजेताओं पर ही अपनी छाप छोड़ दी। राजकाज चलाने का तरीका हो, विज्ञान हो या कला, फारसी तौर तरीके इस्लामी स्वर्ण युग की रीढ़ की हड्डी बन गए। इब्न सीना जैसे महान विचारक इसी संगम का नतीजा थे। मध्य युग के बाद ईरान ने एक बार फिर से करवट बदली। बाहरी आक्रमण और अंदरूनी लड़ाइयों के बीच अब आधुनिक ईरान की शक्ल तैयार हो रही थी। ये वक्त बहुत तेजी से बदल रहा था। पहले सफेवी राजवंश ने शिया इस्लाम को अपनाकर देश को एक नई पहचान दी। फिर नादिर शाह ने बहुत कम समय में एक बड़ा साम्राज्य खड़ा किया। और फिर वो दौर भी आया जब ईरान कमजोर पड़ने लगा और बाहरी ताकतों का दखल बढ़ गया। तो इस लंबे सफर में कई बड़े मोड़ आए। सफवी राजवंश ने एक नई ईरानी पहचान बनाई, फिर पश्चिमी ताकतों का असर बढ़ा और आखिर में 1979 की इस्लामी क्रांति ने देश को वो शक्ल दी जिसे आज पूरी दुनिया जानती है। तो अपनी इस लंबी यात्रा के बाद हम वापस उसी सवाल पर आते हैं जहां से हमने ये सब शुरू किया था। ईरान की ये 4000 साल की कहानी सिर्फ जंग और सल्तनतों की कहानी नहीं है। ये कहानी है जिंदा रहने की जिद की, लचीलेपन की एक ऐसी मिसाल जिसकी कोई बराबरी नहीं। ये एक ऐसी सभ्यता की कहानी है जो हर तूफान के बाद और भी मजबूत होकर खड़ी हुई और जिसने अपने ऊपर जीत हासिल करने वालों को भी अपने रंग में ढाल लिया। ये पूरा इतिहास हमें एक बात तो साफ साफ बताता है कि सभ्यताओं को खत्म करना शायद उतना आसान नहीं होता जितना कोई सोचता है। तो असल सवाल ये नहीं है कि क्या इसे मिटाया जा सकता है। असल सवाल तो ये है कि 4000 साल का इतना कुछ देखने के बाद ये महान सभ्यता भविष्य में दुनिया के सामने अपना कौन सा नया रूप लेकर आएगी।